हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के CSIR नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे और आज की वीडियो में उससे आगे की कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, A uniform linear monoatomic chain is modeled by a spring mass system of masses m separated by nearest neighbor distance a and spring constant m omega naught square. The dispersion relation for this system is। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? लीनियर मोनोएटॉमिक चेन गिवन है और उसके लिए डिस्पर्शन रिलेशन आपको बताना है। तो अगर आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा तो आप डायरेक्ट ही टिक कर दोगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। अपना जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। हम देख भी लेते हैं कि किस टाइप से हम सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। वैसे ये थ्योरी ही है कि लीनियर मोनोएटॉमिक चेन आपको गिवन हो तो डिस्पर्शन रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लीनियर मोनोएटॉमिक चेन गिवन है, एक ही टाइप के एटम है, सेम मास है m। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसमें कंडीशन क्या होती है कि लीनियर मोनोएटॉमिक चेन आपको गिवन है तो हर एक जो एटम है यहाँ पे वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है हार्मोनिकली। और क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि ये अपना n-1 एटम है, ये nth एटम है एंड ये n+1th एटम है, अपने को नहीं पता ये कौन सा है, हमने जस्ट मान लिया सोल्व करने के लिए, डिस्पर्शन रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो हर एक एटम जो है वो हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहा है और हर एक एटम में जो हम कंसीडर करके चलेंगे जो नियरेस्ट नेबर हैं उसके n-1 एंड n+1, अगर ये एटम मैं कंसीडर करती हूँ तो नियरेस्ट नेबर इंट्रैक्शन ही सिर्फ हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि वाइब्रेशन के लिए जैसे कि हम स्प्रिंग वाइब्रेट करते हैं उसमें जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, या फिर मैं लिखूं कि F होता है -kx, जहाँ पे k हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और जहाँ ये x जो है वो चेंज इन डिस्टेंस है कि वाइब्रेट करने पे अगर हमने किसी स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींचा है तो उसकी लेंथ में जो चेंज हमने किया है दैट इज़ x जो हम ले रहे हैं। चेंज इन द पोजीशन, पहले क्या थी और बाद में क्या है, उन दोनों का जो चेंज है वो हम यहाँ पे x से लिखेंगे, ठीक है। और k अपना है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। f हमारा क्या है, f को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं लेके चलती हूँ कि un जो है वो चेंज है, तो मैं इनमें अगर चेंज देखूँ वो इस टाइप से हो गया हमारा, n-1 एटम यहाँ पे गया, n एटम यहाँ पे गया एंड n+1 एटम यहाँ पे गया। तो चेंज जो अपना आ रहा है पोजीशन में, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया un-1 से। ये nth एटम है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया वो un लिया एंड n+1 का मैंने रिप्रेजेंट कर दिया un+1 से, ठीक है। तो हमें nth का देखना है और उसके नियरेस्ट नेबर इंट्रैक्शन हम लेके चलेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, d² un/dt² इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे आपको गिवन है, मैं लिख लेती हूँ c से। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है m ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो मैं c से लिख रही हूँ। c इंटू में अब चेंज कितना हुआ, सिर्फ नियरेस्ट नेबर लेके चलेंगे तो un में चेंज जो हम देख रहे हैं वो स्प्रिंग जो है वो इधर से भी तो अपना इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज कितना आएगा, un-1 un, एंड नेक्स्ट होगा un+1 un, ठीक है। तो आएगा c इंटू un+1 -2un+un-1। यहाँ पे जो un है अपना वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth एटम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth एटम, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, un को, un हमारा होगा u0 e⁻⁴ ओमेगा t kn इंटू में a, ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरली un-1 का हमारा हो जाएगा u0 e⁻⁴
सिर्फ चेंज जो आया वो किस में आया, के एन में। के एन जो है वो वेव वेक्टर है फॉर nth एटम, वेव वेक्टर फॉर nth एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइटा ओमेगा टी माइनस के की एन की जगह पे n-1 इंटू में a। un+1 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, u0 e रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के n+1 इंटू में a, ठीक है। तो अगर मैं इनको लिखती हूँ un के टर्म्स में ही तो क्या वैल्यू आती है, रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एन ए जो है वो तो हमारा क्या देगा, un। बचेगा क्या, e रेज टू पावर आइटा के नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो e रेज टू पावर आइटा के ए, ये आएगा हमारे पास un e रेज टू पावर माइनस आइटा के ए, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो रिलेशन अपना किसकी टर्म्स में आ गया, un की टर्म्स में आ गया। तो un मैं कॉमन ले सकती हूँ, c भी मैंने कॉमन ले लिया। un+1 की जगह पे मैं लिखूंगी e रेज टू पावर माइनस आइटा के ए, -2 अपना है ही, un मैंने कॉमन लिया है, प्लस e रेज टू पावर आइटा के ए। और यहाँ पे un का डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आता है, आइटा ओमेगा का क्या होगा, स्क्वायर m, एंड अगेन हमारे पास क्या बचेगा, un ही बचेगा, ठीक है। तो un से un तो कैंसिल होगा बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, c, नेगेटिव साइन मैं कॉमन लेती हूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 माइनस साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर आइटा के ए प्लस e रेज टू पावर माइनस आइटा के ए। अगर डिवाइड करती हूँ 2 से और मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, कोस का बन रहा है। तो क्या वैल्यू आती है, m ओमेगा स्क्वायर, c तो अपना है ही, हमने 2 भी कॉमन ले लिया, अब 1 माइनस ये हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, कोस के ए, ठीक है। और 1 माइनस कोस के ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2c तो अपना है ही, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर के ए बाई 2, और ये वैल्यू हमारे पास आई 2c/m ले लेती हूँ। अब ये वैल्यू हमारे पास आई ओमेगा स्क्वायर की। c मैंने शुरू में ही बोला था कि c अपना क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, m ओमेगा नोट स्क्वायर। तो m ओमेगा नोट स्क्वायर पुट करूँगी तो क्या आएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर के ए बाई 2, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्पर्शन रिलेशन ओमेगा ऑफ के की टर्म्स में। तो ओमेगा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, 2 ओमेगा नोट साइन के ए बाई 2, जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थ्योरी में ये हम एक्सप्रेशन पढ़ते हैं कि 1D लीनियर एटॉमिक मोनोएटॉमिक जो चेन होती है उसके लिए डिस्पर्शन रिलेशन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। डायरेक्टली भी हम याद रखते हैं कि वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आप देखते ही टिक कर दोगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ ए नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री फर्मी गैस इन 3 डायमेंशन डिपेंड्स एट t = 0 ऑन द डेंसिटी ऑफ फर्मियंस NH। आपको बताना है प्रेशर फ्री फर्मी गैस में n के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर का रिलेशन आपको बताना है नंबर डेंसिटी की टर्म्स में। तो सबसे पहले तो आपको प्रेशर निकालना आना चाहिए कि प्रेशर फ्री फर्मी गैस के लिए हम कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट कांस्टेंट n, जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे एट कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे जो E है वो क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ फ्री फर्मी गैस। और वो कैसे हम निकालते हैं, उसकी क्या वैल्यू होती है, उसको अगर मैं फर्मी एनर्जी की टर्म्स में लिखूं तो क्या होता है, इन द केस ऑफ 3D क्या वैल्यू आएगी, 3/5 NeF, और
EF जो है वो हमारी है फर्मी एनर्जी, उसकी वैल्यू तो हमने अभी देखी थी, क्या थी 3D में h²/2m 3π²n, n को मैं लिख देती हूँ कैपिटल N/v, रेज टू पावर क्या है 2/3। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी। टोटल एनर्जी हमारे पास आई 3/5n, EF की वैल्यू क्या है h²/2m 3π²n रेज टू पावर N/v रेज टू पावर 2/3। अब इसका डेरिवेटिव हमें लेना है विद रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट n, तो क्या आएगा प्रेशर नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो क्या डेरिवेटिव आएगा 3/5, n तो कांस्टेंट है, h²/2m कांस्टेंट है, 3π²n रेज टू पावर 2/3 जो है वो कांस्टेंट है हमारा। प्रोपोर्शनल v रेज टू पावर -2/3 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा -2/3, v रेज टू पावर क्या होगा -5/3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है वैल्यू, नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 3/5n h²/2m, एक v मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, v रेज टू पावर 5/3 नीचे जो है उसमें से एक v मैंने यहाँ पे ले लिया, बचेगा कितना रेज टू पावर 2/3, जो कि किसके साथ आ जाएगा 3π²n/v रेज टू पावर 2/3। तो P जो है वो प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यहाँ पे क्या है एक स्मॉल n नंबर डेंसिटी एंड यहाँ पे है नंबर डेंसिटी रेज टू पावर 2/3। तो नंबर डेंसिटी 1 + 2/3 के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो प्रेशर जो है फ्री फर्मी गैस के लिए नंबर डेंसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है 5/3। ये रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2014 में आया था। व्हेन लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन ए मेटल स्केल विद 1 mm engravings एट ए ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is diffracted to form a vertical chain of diffraction spores on a screen kept perpendicular to the scale. If the wavelength of the laser is increased by 200 nanometer, तो angle of first order diffraction spore changes from 5 degree to what? तो 5 डिग्री से कैसे चेंज होगा एंगल वो आपको बताना है। लेजर लाइट की वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, और हम यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इंग्रेविंग्स गिवन है, दैट इज़ 1 mm। इंग्रेविंग क्या होती, विड्थ ऑफ इंग्रेविंग लिखें हम, या फिर हम बोलें कि विड्थ ऑफ स्प्लिट इंग्रेविंग, या हम बोलें विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट, वो आपको क्या गिवन है D से जो हम लिखते हैं दैट इज़ 1 mm, ठीक है। तो लेजर लाइट के लिए जो डाइफ्रैक्शन हम देखते हैं वो क्या होता है D, वो क्या होता है D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन फर्स्ट स्पॉट की हम बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो D sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। D की वैल्यू आपको गिवन है, sin थीटा क्या आया λ/d, या फिर यही रिलेशन में लेके चलती हूँ। अब थीटा को हमें थीटा में चेंज देखना है, ठीक है। आपको लैम्डा में चेंज गिवन है कि लैम्डा को हमने क्या कर दिया, लैम्डा + 200 कर दिया इन द नैनोमीटर यूनिट्स, ठीक है। ये नैनोमीटर से चेंज किया है, ओवरऑल यूनिट का हमने नहीं पता कि लैम्डा की यूनिट किस में है। लैम्डा + 200 नैनोमीटर अगर हमने किया तो D sin थीटा डैश में ले लेती हूँ, ठीक है। तो थीटा डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं दोनों का क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मैं कैसे लिखती हूँ, D sin थीटा डैश, D आ गया कॉमन, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा + 200 नैनोमीटर होगा, तो 200 नैनोमीटर माइनस लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब साइन थीटा डैश माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 200 नैनोमीटर को मैं लिखती हूँ 10⁻⁹ मीटर, और D अपने पास आएगा डिवाइड में, और उसकी यूनिट क्या है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई 10⁻⁶,
और 200 दो जीरो भी कैंसिल होंगी, 10⁻⁻⁴। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.0002, ठीक है। और साइन थीटा डैश, और थीटा आपको गिवन है कितना है 5 डिग्री, तो साइन 5 डिग्री पे वैल्यू आप निकालोगे, साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0002 प्लस साइन 5 डिग्री पे वैल्यू होती है 0. जो भी वैल्यू होगी साइन 5 डिग्री पे वो आप लिख लोगे यहाँ पे, और उनके कोरस्पॉन्ड जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस पे हम क्या दिखेंगे कि वो वैल्यू जो है वो कौन से थीटा एंगल पे आ रही है, ठीक है। तो थीटा डैश की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 5.018 डिग्री। जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो लेजर लाइट के केस में जो डायफ्रैक्शन है हमारा वो क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट इनटू में साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, एन लैम्डा, और एन की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो हम नहीं, एन की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर स्पॉट की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो कि दिसंबर 2014 में आया था। कंसीडर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज मॉडल्ड एज ए सेट ऑफ टचिंग स्फीयर्स। ईच सोडियम एटम हैज रेडियस r1 एंड ईच क्लोरीन एटम हैज रेडियस r2. The centers of the sphere form a simple cubic lattice. The packing fraction of this system is. आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर गिवन है सोडियम क्लोराइड का, और आपको बताना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो जो दोनों सोडियम और क्लोराइड के एटम हैं उनकी रेडियस डिफरेंट गिवन है। अगर उनकी रेडियस सेम गिवन होती तो जो सिंपल क्यूबिक का हम निकालते हैं सेम फॉर्मूला से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते थे, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि हमारे पास दोनों की रेडियस सेम है तो जो भी ऑप्शन अपना सिंपल क्यूबिक से मैच करेगा वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर रेडियस हम सेम ले लें r1 इज इक्वल टू r2, तो सिंपल क्यूबिक का अगर आपको ध्यान हो क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन π/6 होता है। तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का। दूसरा क्या तरीका है, मेथड से अगर हम जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है अपना वो हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर सिंपल क्यूबिक की हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में जो भी अपना स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होगा और उसके कॉर्नर्स पे सिर्फ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो आता है अपने पास वो कितना आता है, 1 आता है। इनटू में क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट एटम, तो वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्यूब की यूनिट सेल अगर हम बोलें लेटिस कांस्टेंट या साइड जो है वो a है तो क्या आ जाएगी a³, और यहीं से अपना a जो होता है सिंपल क्यूबिक के लिए वो क्या होता है 2r होता है। तो 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ r³ मतलब 8r³। r³ से r³ कैंसिल होगा, 4 से 8 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो वैल्यू हमारे पास आती है π/6 सिंपल क्यूबिक के लिए। अब यहाँ पे जो एक एटम है वो तो अपना किसका है, सोडियम का है, और दूसरा एटम जो है वो क्लोराइड का है। तो जो A है यहाँ पे वो क्या है 2r नहीं है क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, डिफरेंट है। तो वो कितनी है r1 + r2। एक तो A की वैल्यू हुई r1 + r2। अब ये क्यूब जो हमने दिखाया है वो इस टाइप से दिखाया है। असल में जो लाइन होगी ना, जो लैटिस कांस्टेंट होगा वो दोनों एटम्स जो हैं वो टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो A हुआ ना वो दोनों एटम की रेडियस हम लेंगे। अगर दोनों एटम सेम ही एटम है तो 2r हो जाएगा, अगर डिफरेंट है डिफरेंट रेडियस की तो r1 + r2 होगा। यहाँ पे डिफरेंट रेडियस आपको गिवन है तो क्या होगा, A की वैल्यू r1 + r2 होगी। अब आपको निकालना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इसमें देखेंगे हम तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो आते हैं वो अपने क्या आएंगे, अगर सेम एटम होते तो हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ रहा था 1,
लेकिन अब एटम जो है वो डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज R1 क्यूब प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ जो क्लोराइड का है, सोडियम का यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे किसका हो जाएगा क्लोराइड का, दैट इज R2 का क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ 2, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सोडियम क्लोराइड एटम्स, तो वो कितना होगा इन यूनिट सेल, तो 2/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, ये आया। और हमें निकालना है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, तो डिवाइड में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ए की वैल्यू अब क्या है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन से मैच करोगे तो जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया है कि R1 इज इक्वल टू R2 पुट करो और देखो कि कौन से ऑप्शन में हमें क्या वैल्यू मिल रही है, π/6 वैल्यू मिल रही है। तो उस मेथड से भी जो बी ऑप्शन है वही अपना करेक्ट होगा, और होगा ही क्योंकि हमने निकाला है प्रॉपर मेथड से कि सोडियम क्लोराइड के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।